हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो आखिरकार ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, यह कहता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीय संगठन है। कैसा संगठन है? मानवीय संगठन है। और राज्य का निर्माण मनुष्यों ने मनुष्यों के लिए आपसी सहमति से किया है। ध्यान रखिए कि जो राज्य की उत्पत्ति का, जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, वह कहता है कि राज्य एक दैवीय संगठन है, जबकि सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहता है कि राज्य एक मानवीय संगठन है। हमने क्या समझा? हमने समझा और जाना कि राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि राज्य एक मानवीय संगठन है और राज्य का निर्माण मनुष्यों ने मनुष्यों के लिए आपसी सहमति से किया है। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत की जो अभिव्यक्ति है वह 17वीं शताब्दी के विचारक हॉब्स एवं लॉक और 18वीं शताब्दी के विचारक रूसो के विचारों में मिलती है। हॉब्स एवं लॉक ये दोनों इंग्लैंड के विचारक थे और रूसो फ्रांस का विचारक था। हॉब्स, लॉक एवं रूसो के इस त्रिगुट ने ही सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखेंगे कि हॉब्स, लॉक और रूसो ने किस प्रकार से अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया है। लेकिन हम पहले इनके सिद्धांत को समझें। इसके पहले हम इनके सिद्धांत देने की प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे कि आखिर उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया किस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही क्या करते हैं? ये तीनों ही अपनी जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था थी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्ता या कोई भी शासक अस्तित्व में नहीं था। राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, है ना? उस समय लोगों ने आपस में एक समझौता किया। उस समय के लोगों ने आपस में समझौता किया और उनके समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य की उत्पत्ति होती है। ठीक। तो इस प्राकृतिक अवस्था का अंत इस सामाजिक समझौते के द्वारा हुआ और अंत किस रूप में हुआ? राज्य के रूप में। हमने क्या देखा कि जो प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग थे, उन्होंने आप जिस समय सत्ता का कोई भी अस्तित्व था नहीं, तो इन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और इनके समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया में इन लोगों ने अपने जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स इन लोगों को मिले हुए थे, उसका इन लोगों ने समर्पण कर दिया, ताकि जिस राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई है उस राजनीतिक सत्ता के द्वारा इनके जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उनको सामाजिक अधिकारों का रूप दिया जा सके। हमने क्या समझा? हमने समझा कि प्राकृतिक अवस्था के लोगों ने आपस में सामाजिक समझौता कर लिया और इस सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई और इस प्रक्रिया में इन लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों का समर्पण कर दिया, ताकि ये जो राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई है उस सत्ता के द्वारा इनके प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक अधिकारों का रूप दिया जा सके। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर हॉब्स अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में क्या कह रहा है, लॉक क्या कह रहा है और रूसो क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम इसकी स्टार्टिंग थॉमस हॉब्स से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम किसी भी विचारक को पढ़ें उसके पहले यह आवश्यक है कि हम उसके परिवेश के बारे में थोड़ा बहुत जान लें,
क्योंकि कोई भी व्यक्ति है उसके विचारों के निर्माण में आसपास के उसका जो परिवेश है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। तो हॉब्स के विचार कैसे थे, इसमें उसके परिवेश का भी एक बहुत बड़ा रोल था। हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा थॉमस हॉब्स के बैकग्राउंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो हॉब्स है यह इंग्लैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। और इसके समय में राजतंत्र और प्रजातंत्र, इन दोनों के समर्थकों के मध्य में गृह युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था। और राजतंत्र से निकट संपर्क होने के नाते उसकी जो विचारधारा है वह राजतंत्रवादी थी। कैसी विचारधारा थी? राजतंत्रवादी। उसका विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। क्या विश्वास था? कि राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, उसने 1651 में अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था लेवियाथन। क्या नाम था उसकी बुक का? लेवियाथन। बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसकी बुक का नाम था लेवियाथन और अपनी इस बुक में ही उसने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। अब उसने निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन क्यों किया है, यह अब आपको समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि वह राजतंत्र से निकट संपर्क में था और वह राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। तो वह अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी निश्चित रूप से निरंकुश राजतंत्र का ही समर्थन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझते हैं। तो हॉब्स के सिद्धांत की व्याख्या। तो हमें पता है कि तीनों ने सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की थी, उसमें रहने वाले लोगों की कल्पना की थी। तो पहले हम देखते हैं कि हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के प्रति क्या विचार है। तो वह मानव स्वभाव के बारे में बात करते हुए कहता है कि मानव स्वभावतः दुष्ट प्राणी है। यानी मानव को दुष्ट होने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वभाव से ही दुष्ट प्राणी है। और उसके अंदर दो तत्व होते हैं, अहम और बुद्धि। कौन से दो तत्व होते हैं? अहम और बुद्धि। और वह कहता है कि जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है उसका अहम भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है उसका अहम भी बढ़ता चला जाता है और वह स्वार्थी होता चला जाता है। तो मानव स्वभाव के बारे में व्याख्या करते हुए हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स कहता है मनुष्य स्वभावतः दुष्ट प्राणी है, उसके अंदर दो तत्व होते हैं, अहम और बुद्धि। और जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता जाता है उसका अहम भी बढ़ता जाता है और वह स्वार्थी होता चला जाता है। ये हो गई हॉब्स के मानव स्वभाव की व्याख्या। यानी वह मनुष्य को स्वभाव से ही दुष्ट प्राणी मानता है, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं ही नहीं। अब प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं कि आखिरकार हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की किस प्रकार से व्याख्या की। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों की 5 विशेषताएं बतलाई हैं, 5 लक्षण बतलाए हैं। अब विशेषताएं या लक्षण कुछ भी कह सकती हैं इसको। तो उसने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों की 5 विशेषताएं या लक्षण बतलाए हैं। लक्षण कौन कौन से हैं? तो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और सॉल्ट। एकाकी, दरिद्र, घृणित, बर्बर और अल्पायु। यानी वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग कैसे हैं? वो एकाकी हैं, सॉलिटरी हैं, पुअर हैं, नेस्टी हैं, ब्रूटिश हैं और सॉल्ट हैं। यानी वो एकाकी हैं, दरिद्र हैं, घृणित हैं, बर्बर हैं और अल्पायु हैं। तो ये 5 विशेषताएं उसने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों की बतलाई हैं। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में लड़ाई झगड़े और छीना झपटी का ही बोलबाला रहता है। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु होता है, कोई भी मित्र नहीं है, सब शत्रु हैं। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य का क्या होता है? शत्रु होता है।
और अपने सुख के लिए ये वह दूसरों को पराधीन बनाने में संकोच नहीं करता। यानी हर मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों को पराधीन बनाने में संकोच नहीं करता। पर चूंकि सबकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां करीब करीब बराबर होती हैं, इसलिए कोई किसी को पराधीन नहीं बना पाता। सबको एक दूसरे का डर बना रहता है। हॉब्स कहता है कि मैं और भय दोनों ही जुड़वा पैदा हुए थे। हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स कहता है कि मैं और भय दोनों डिस्टर्ब कर दी। तो हॉब्स कहता है कि मैं और भय दोनों ही जुड़वा पैदा हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उद्योग धंधों या व्यवस्थित उत्पादन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहता है कि इसमें मनुष्य के कोई भी मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चरितार्थ होता है। तो इस प्रकार से यह जो काल है वह पूर्ण अशांति और असुरक्षा का काल था। वह कहता है कि प्रकृति ने शांति के प्रलेख आर्टिकल्स ऑफ पीस अवश्य बनाकर रखे हुए थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं मानता था। ये हो गई हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के लोग किस प्रकार से सामाजिक समझौता करते हैं हॉब्स के अनुसार। अगला पॉइंट है सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति। तो पहले देखिए हॉब्स के अनुसार ये जो सामाजिक समझौता हुआ उसका उद्देश्य क्या था। हॉब्स कहता है कि मनुष्यों ने जीवन की सुरक्षा और शांति की स्थापना हेतु आपस में समझौता किया। क्या उद्देश्य था उनका सामाजिक समझौते का? जीवन की सुरक्षा और शांति की स्थापना। ठीक है। और इस समझौते के द्वारा वे प्रभुसत्ताधारी की स्थापना करते हैं ताकि वह अत्याचारियों को आतंकित कर सके और निर्बल लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। तो यह तो हो गया सामाजिक समझौते का उद्देश्य। अब यह सामाजिक समझौता होता किस प्रकार से है? तो समझाता है कि समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को बेशर्त सौंप दिया। इस समझौते में मानो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को यह वचन देता है कि मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इस सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ। शर्त यह है कि तुम भी अपना यह अधिकार छोड़ दो और इसके कार्यों को वैसी ही मान्यता प्रदान करो। इस प्रकार से सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप प्रभुसत्ताधारी या शासक अस्तित्व में आता है। एक बार इसको फिर से देखिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने के अधिकार को छोड़ देता है। और किस प्रकार से छोड़ता है? बेशर्त छोड़ देता है, बिना किसी शर्त के बेशर्त सौंप देता है। यानी मनुष्य जो अपने अधिकारों को छोड़ रहा है और जो शासक है उनके बीच में किसी भी प्रकार का अनुबंध या शर्त नहीं है। यानी बाद में यदि राजा को एक बार अपन अधिकार सौंप देते हैं, उसके बाद यदि राजा निरंकुश हो जाता है, तब भी हमें विरोध करने का अधिकार नहीं है। यही तो कहना चाह रहा है ना वह, कि वह जो अधिकारों को छोड़ रहे हैं और जिसके लिए छोड़ रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, मतलब जिस राजा को समर्पित कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी शर्त या कोई भी अनुबंध नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये जो शर्त शब्द आया है, यह शर्त आपस में है। जो समय के लोग हैं उनके बीच में शर्त है। जो उनके समझौते के पश्चात जो राजा बन रहा है, उनसे उन लोगों के बीच में कोई भी अनुबंध या कोई भी शर्त नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और ये लोग आपस में समझौता करते हैं, तो इनके बीच में आपस में शर्त है कि मैं अपना अधिकार छोड़ रहा हूँ, तो ये दूसरा भी अपने अधिकारों को छोड़ देगा, तीसरा भी छोड़ देगा, चौथा भी छोड़ देगा। लेकिन इनके समझौते के परिणाम स्वरूप ये जो किंग अस्तित्व में आया है, यह अपने अधिकारों को नहीं छोड़ रहा है। साथ ही इनके मध्य, ठीक है, कोई भी अनुबंध भी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। इसे थोड़ा और अच्छे से देखेंगे भी अपन, है ना। इसमें देखिए प्रत्येक व्यक्ति, इसमें 2 पॉइंट्स को अपन को विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को बेशर्त सौंप देता है। यानी उन लोगों के बीच में और राजा के बीच में
किसी भी प्रकार का कोई भी अनुबंध, कोई भी शर्त नहीं रहती। और यह जो प्रभुसत्ताधारी है, जो शासक है, इस समझौते का भागीदार नहीं होता, क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। भाई, इन लोगों ने जब आपस में समझौता किया, तब और उसके परिणाम स्वरूप राजा अस्तित्व में आया। ये राजा तो तब पहले से मौजूद नहीं था, उसने समझौते में तो भाग लिया नहीं, तो ठीक है, तो उसके पास शासन करने का अधिकार है। अपने अधिकारों को केवल इन लोगों ने ही सौंपा है। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को बेशर्त सौंप देता है, बिना किसी शर्त के। और दूसरा पॉइंट यह कि जो प्रभुसत्ताधारी इस समझौते अस्तित्व में आता है, वह इस समझौते का भागीदार नहीं होता, क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आता है। अब देखते हैं कि आखिरकार इस समझौते के परिणाम स्वरूप हॉब्स के अनुसार जो सरकार स्थापित होती है, उसका प्रकार क्या है। आखिरकार किस प्रकार की सरकार की स्थापना होती है। हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता जो होती है सर्वोच्च और पूर्ण होती है। मतलब यह कि राज्य की स्थापना तो मनुष्यों की इच्छा या सहमति से होती है, परंतु एक बार इसकी स्थापना हो गई तो उसके बाद मनुष्य विरोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध स्थापित नहीं किया है। तो एक बार यदि राज्य की स्थापना हो गई तो उसके बाद मनुष्य जो है विरोध करने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि हॉब्स जो है वह इंग्लैंड का निवासी था और राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। उसके समय राजतंत्र और लोकतंत्र के मध्य गृह युद्ध चल रहा था। तो इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देकर के वह जो लोग राजतंत्र के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे राजतंत्र का, उनके कहीं ना कहीं उसने विरोध में सिद्धांत को लाया है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि एक बार राज्य की स्थापना हो गई तो उसके बाद मनुष्यों के पास जो है तो विरोध करने का अधिकार नहीं रह जाता। वह कहता है कि प्रभुसत्ताधारी को समस्त अधिकार सदा सर्वदा के लिए सौंप दिए जाते हैं, जिन्हें वापस नहीं मांगा जा सकता। और इन्हें वापस मांगने का अर्थ होगा सभ्य समाज को भंग करके प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना, जहां शांति और सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इस प्रकार से हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौते से निरंकुश राजतंत्र का जन्म हुआ। निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में हॉब्स कहता है कि अगर जनता दुष्ट और स्वार्थी हो तो केवल एक ही प्रकार की सरकार सफल हो सकती है, और वह है निरंकुश राजतंत्र। फ्रेंड्स, हमने अपने इस लेक्चर में हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ा, जाना और समझा। हम अपने अगले लेक्चर में लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।